Good evening, everyone. Am I audible? Yes, ma'am. Okay, fine. Yes, ma'am. So, continuing with the last sessions and the last class, we were talking about connective tissue disorder as well as vasculitis. In the last class, we have completed the vasculitis, small vessel vasculitis, then medium vessel, then large vessel. ठीक है, all the जो main important vasculitis है वो हम लोग already cover कर चुके हैं topic. Now today's topic will be more of an autoimmune diseases. ठीक है, सो जो भी कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स में जो भी ऑटोइम्यून डिजीजेस होती हैं, आज हम लोग उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं. एक दो मिसलिनियस टॉपिक से हम वो डिस्कस करेंगे. उसके साथ में इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस विद OARA एंड 2-3 मोर डिसऑर्डर. ठीक है, सो विद इन दिस एंड नेक्स्ट क्लास, दो और क्लास के साथ हम लोग का कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर विद वेस्कुलाइटिस कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, सो टुडेज फर्स्ट टॉपिक विल बी सोरियाटिक अर्थराइटिस. ठीक है, so let us start with the topic psoriatic arthritis. As the name suggests, psoriasis as well as arthritis. तो there will be patient जो कि psoriasis से सफर कर रहा है और साथ के साथ में arthritis मतलब inflammation of the joint से सफर कर रहा है. तो कैन एनीबडी टेल मी, फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट है आपके पास सोरियाटिक अर्थराइटिस के साथ आया, तो उस पेशेंट को पहले अर्थराइटिस होगा बाद में सोरियासिस होगा, या पहले सोरियासिस होगा बाद में अर्थराइटिस होगा? व्हाट डू यू थिंक? पहले सोरियासिस होगा मैम. Yes. So in 80% of the cases, in 80% of the cases, psoriasis precedes arthritis. ठीक है, 80% केसेस में सोरियासिस प्रीसीड अर्थराइटिस. ठीक है, सो 80% केसेस, लेकिन इन 20% केसेस दे मे अकर साइमल्टेनियसली. इन 20% केसेस एक साथ हो सकते हैं. ठीक है, सोरियासिस और अर्थराइटिस एक साथ हो सकते हैं इन 20% केसेस. ठीक है, इन 20% केसेस. 80% केसेस में सोरियासिस प्रीसीड्स अर्थराइटिस. ठीक है, नाउ व्हाट इज द जीन which is responsible for psoriatic arthritis? कौन सा HLA-B रेस्पॉन्सिबल होता है सोरियाटिक अर्थराइटिस के लिए? एनी आइडिया which HLA is involved with the psoriatic arthritis? Yes, ma'am. Which one? HLA, I think B. B27. ठीक है, Yes. HLA-B27 जो है हमारा सोरियासिस के साथ इन्वॉल्व होता है. ठीक है, जब भी सोरियासिस खुद एक ऑटोइम्यून डिजीज है. ठीक है, सो अगर हम इसके पैथोलॉजी देखेंगे तो सोरियासिस जो है वो जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी की वजह से, एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से और ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन की वजह से होता है. तो सोरियासिस इटसेल्फ इज एन ऑटोइम्यून डिजीज जिसके साथ जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी और एनवायरमेंटल फैक्टर होना जरूरी है. एंड HLA-B27 का रिलेशन होता है सोरियासिस से. ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि this is the one which is this is the autoimmune arthritis which is related with the HLA-B27 gene marker. और कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट अर्थराइटिस है जो HLA-B27 के साथ एसोसिएटेड होते हैं एक्सेप्ट सोरियाटिक? और कौन कौन से ऐसे अर्थराइटिस हैं जो कि HLA-B27 के साथ एसोसिएटेड होते हैं? ये क्वेश्चन आता है. ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद HLA-B27 एक्सेप्ट. और कौन कौन से डिजीजेस है जो HLA-B27 के साथ एसोसिएटेड होते हैं? एक तो मैंने लास्ट क्लास में ही पढ़ाया था, रिएक्टिव अर्थराइटिस या रीटर सिंड्रोम. रिएक्टिव अर्थराइटिस या रीटर सिंड्रोम एसोसिएटेड होता है HLA-B27 के साथ सोरियाटिक अर्थराइटिस के अलावा. उसके अलावा एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल और आल्सो एसोसिएटेड विद HLA-B27. ठीक है, ये पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग
arthritis or which of the following disease is associated with HLA-B27? सोरियाटिक हो गया, रिएक्टिव हो गया, एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, और कौन सा डिजीज है? एनी आइडिया? और कौन सा डिजीज है जो HLA-B27 के साथ एसोसिएटेड है? एंटेरोपैथिक, एंटेरोपैथिक अर्थराइटिस, यानी कि जो इंफ्लामेटरी बाउल डिजीज के साथ जो अर्थराइटिस होता है वो भी HLA-B27 के साथ एसोसिएटेड होता है। एंटीरियर यूवियाइटिस, यानी कि इंफ्लामेशन ऑफ द यूविया, वो भी इसके साथ एसोसिएटेड होता है। उसके अलावा जुवेनाइल इडियोपैथिक अर्थराइटिस, ये जो अर्थराइटिस होता है ये यूजुअली बच्चों में होता है, जिसमें लिगामेंट्स वगैरह का इंफ्लामेशन हो जाता है। ठीक है, सो दीज आर द डिजीजेस विच इज एसोसिएटेड विद HLA-B27: psoriatic arthritis, reactive arthritis, एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, एंटेरोपैथिक अर्थराइटिस जो कि इंफ्लामेटरी बावल डिजीज के साथ होता है, एंटीरियर यूवियाइटिस मतलब आईज का जो मिडिल लेयर होता है यूविया उसका इंफ्लामेशन, और जुविलाइन इडियोपैथिक अर्थराइटिस जो कि बच्चों में होता है जिसमें लिगामेंट्स का इंफ्लामेशन हो जाता है। तो दीज आर द डिजीजेस विच इज एसोसिएटेड विद HLA-B27। ठीक है, नाउ लेट अस सी द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ सोरियासिस। सोरियासिस में अगर हम लोग पैटर्न देखेंगे जब जॉइंट इन्वॉल्व होता है, तो अगर हम पैटर्न देखेंगे तो ज्यादातर सिमेट्रिकल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, ज्यादातर सिमेट्रिकल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट होता है, एक साथ दोनों जॉइंट में इन्वॉल्वमेंट होगा। ठीक है, राइट और लेफ्ट एक साथ होगा। ठीक, और फ्यूअर जॉइंट्स आर इफेक्टेड, पहले कम जॉइंट्स इफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो बिकॉज फ्यूअर जॉइंट्स आर इनिशियली इफेक्टेड, इसको हम लोग बोलते हैं ओलिगो अर्थराइटिस। ठीक है, ओलिगो अर्थराइटिस। सो व्हाट इज द नंबर ऑफ जॉइंट्स विच आर इन्वॉल्व इन ओलिगो अर्थराइटिस? कितने नंबर ऑफ जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं ओलिगो अर्थराइटिस में? ओलिगो अर्थराइटिस मतलब कितने नंबर ऑफ जॉइंट इन्वॉल्व होना? You can write in the chat box. You can answer wrong, no problem. Just participate. ओलिगोआर्थराइटिस में कितने जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं? 3, 4, 5, 6, कितने? ओलिगोआर्थराइटिस मतलब क्या? More than 3 joints? Okay. It is usually 4 or less than 4. ठीक है, is equals to 4 or less than 4. ठीक है, so ओलिगोआर्थराइटिस सिमेट्रिकल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट, यानी कि दोनों राइट और लेफ्ट साइड में दोनों इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, सबसे पहले जो जॉइंट इन्वॉल्व होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो सबसे पहले जॉइंट इन्वॉल्वमेंट होता है वो होता है हमारा ये DIP, ये आप देख सकते हो फिगर में। ठीक है, डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट। तो सोरियासिस में अर्ली स्टेजेस में जो सबसे पहला जॉइंट इन्वॉल्व होता है वो यूजुअली होता है DIP, डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट। ये होता है हमारा डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट, और यहाँ पे होता है हमारा प्रॉक्सिमल। ठीक है, याद रखना, दिस इज प्रॉक्सिमल एंड दिस इज डिस्टल। ठीक है, सो जो बॉडी के पास होता है वो होता है प्रॉक्सिमल, जो बॉडी से दूर होता है वो होता है डिस्टल। तो डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट इन्वॉल्व होना इन केस ऑफ सोरियाटिक अर्थराइटिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फॉर सोरियाटिक अर्थराइटिस। ठीक है, ये चीज इसलिए याद रखनी है क्योंकि हमें याद रखना है कि RA में कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है, OA में कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है, और सोरियाटिक में कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है। तो इसलिए याद रखना, डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट is mostly affected in case of psoriatic arthritis, and it is usually affected in the early stages. It is usually affected in the early stages. और क्या मिलता है हमें मैनिफेस्टेशन? और क्या मिलता है हमें? pitting of nails, pitting of nails and onycholysis. So मतलब नेल जल्दी जल्दी टूट जाएंगे, और इस तरह से आप देख सकते हो पिटिंग ऑफ नेल, इस तरह से देखेगा सोरियाटिक अर्थराइटिस के पेशेंट में, पिटिंग ऑफ नेल एज वेल एज ओनाइकोलाइसिस। ठीक, और क्या क्या मैनिफेस्टेशन दिख सकते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, अर्थराइटिस म्यूटिलेंस,
arthritis mutilans with osteolysis. अब ये अर्थाइटिस म्यूटिलेंस विद ऑस्टियोलाइसिस मतलब क्या होता है? मतलब इसमें पूरा बोनी डिस्ट्रक्शन होने लग जाएगा, इतना ज्यादा इन्फ्लामेशन होगा, इस तरह से अर्थाइटिस होगा कि देयर विल म्यूटिलेंस मतलब टूट जाएगी, बोनी लाइसिस हो जाएगा, बोन टूटने लग जाएगी। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इन द लेटर स्टेजेस ऑफ सोरियाटिक अर्थाइटिस। ठीक, और क्या दिखेगा हमें? सोरियाटिक सोरियाटिक स्पॉन्डाइलाइटिस। सोरियाटिक स्पॉन्डिलाइटिस मतलब सैक्रोआइलाइटिस मिलता है इसमें। ठीक है, सैक्रोआइलाइटिस मिलता है एंड स्पाइनल इन्वॉल्वमेंट, ये सब लेटर स्टेजेस में हो जाता है। दिस इज सीन इन द लेटर स्टेज। ठीक, सो सिमेट्रिकल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट, ओलिगोआर्थराइटिस मतलब 4 और 4 से कम, then distal interphalangeal joint का involvement, pitting of the nails, then arthritis mutilans and osteolysis and psoriatic spondylitis। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर एंड क्लिनिकल फीचर होते हैं इन केस ऑफ सोरियासिस। उसके अलावा हमें स्किन में क्या दिखेगा? सोरियाटिक लीजन्स दिखेंगे। ठीक है, सोरियाटिक लीजन्स दिखेंगे। अच्छा, और एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है सोरियाटिक अर्थाइटिस का, ठीक है, दैट इज सॉसिस डिजिट। ठीक है, वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक विच इज सीन ड्यूरिंग द एक्सरे, सॉसिस डिजिट। ठीक है, सो इस तरह से आप देख सकते हो इस फिगर में किस तरह के फिंगर्स हो गई हैं। ठीक है, सॉसेज इज अ नॉनवेज थिंग, ठीक है, जो आप खाते हैं उसकी शेप इस तरह से होती है। तो सॉसेज डिजिट इस तरह से दिखती है। इसको और क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डेक्टिलाइटिस, इंफ्लेमेशन ऑफ द डिजिट्स, डेक्टिलाइटिस। दिस इज सीन इन केस ऑफ अ रेडियोग्राफिक फाइंडिंग। ठीक है, और हमें इसमें क्या मिलता है? टेंडनाइटिस, टेंडनाइटिस, ये सब भी हमें मिल सकता है। ठीक है, so these are the clinical features in case of psoriatic arthritis. नाउ अगर हम इसका लैब फाइंडिंग देखेंगे, अगर हमें कंफर्म करना है कि भाई इसको सोरियासिस है कि नहीं, तो पहली बात तो हम देखेंगे कि पेशेंट से हिस्ट्री ले लेंगे कि आपको पहले स्किन मैनिफेस्टेशन था कि नहीं, सोरियासिस का जो स्किन मैनिफेस्टेशन है उसके साथ में अर्थराइटिस हो रहा है कि नहीं। फिर हम देखेंगे कि सिमेट्रिकल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं, कौन कौन से जॉइंट इन्वॉल्वमेंट हो रहे हैं, डीआईपी इन्वॉल्व हो रहा है कि नहीं, नेल्स चेक कर लेंगे, फिटिंग है कि नहीं नेल्स में। उसके अलावा हम लोग देखेंगे कि ईएसआर चेक कर सकते हैं। ESR will be elevated क्योंकि ऑटो इम्यून रिएक्शन है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो रहा है, तो ESR एलिवेशन हमें ज्यादातर मिलता ही मिलता है 50% केसेस में। 50% केसेस में हमें ESR एलिवेशन मिलता ही मिलता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे सोरियाटिक अर्थराइटिस के पेशेंट हो सकते हैं जिसमें नहीं भी मिले ESR एलिवेशन, नॉर्मल भी रह सकते हैं। अगर किसी का ESR नॉर्मल है और बाकी सारे सिम्टम्स मिल रहे हैं, तो कैन बी डायग्नोज देम एज अ सोरियाटिक अर्थराइटिस। हमें पेशेंट में पिटिंग ऑफ नेल्स दिख रहा है, ओलिगोआर्थराइटिस दिख रहा है, सोरियाटिक पैच दिख रहे हैं, बट ESR नॉर्मल है, तो क्या हम उसको सोरियाटिक अर्थराइटिस डायग्नोज कर सकते हैं? Yes, ma'am. Yes, Yes. sir. Yeah. Yes. So ESR is not the major criteria. अगर नॉर्मल भी मिले तब भी अगर अदर सिम्टम्स मिल रहे हैं, then we can say the patient is having psoriatic arthritis. इसमें RA फैक्टर या CCP ज्यादातर नेगेटिव होते हैं, सो इट इज अ सेरो नेगेटिव अर्थराइटिस। एंटी सीसीपी और आरए फैक्टर इसमें नेगेटिव मिलता है, तो दिस इज अ सेरो नेगेटिव अर्थराइटिस। ठीक है, दिस इज अ सेरो नेगेटिव अर्थराइटिस। नाउ अगर हम लोग इसके रेडियोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें, ठीक है, अगर हम सोरियाटिक अर्थराइटिस की रेडियोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मार्जिनल इरोजन्स मिलते हैं। ठीक है, मार्जिनल इरोजन्स इन सीन इन केस ऑफ अ सोरियाटिक अर्थराइटिस, मार्जिनल इरोजन्स। ठीक है, इन केस ऑफ रेडियोग्राफिक फाइंडिंग्स वी कैन सी मार्जिनल इरोजन। और क्या क्या हम लोग देख सकते हैं? बिकॉज ऑफ द मार्जिनल इरोजन ऑफ द बोन, जिसको हम लोग ये भी बोल रहे हैं अर्थराइटिस म्यूटिलेंस, there will be irregular destruction of the joint and the joint will look like a
pencil in cup deformity. Pencil cup deformity. ठीक है? Because of the destruction of the bone, because of the destruction of the bone, जो हमारा ये देख सकते हो इस तरह से डिस्ट्रक्शन होने की वजह से the bone will look like a pencil in a cup. ठीक है? So this is how the bone will look like because of the destruction of the bone. ठीक है? Pencil in cup deformity is a characteristic of psoriatic arthritis. ठीक है? और क्या मिल सकता है हमें रेडियोग्राफिकल फीचर्स में? एंड ऑल्सो वी कैन सी सिंडेस्मोफाइट्स. सिंडेस्मोफाइट्स मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय सिंडेस्मोफाइट्स? यहां आप देख सकते हो सिंडेस्मोफाइट्स इज सीन. इसका मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय सिंडेस्मोफाइट्स? नहीं पता मैम. ओके ओके. सो सिंडेस्मोफाइट्स मतलब बोनी ग्रोथ इन द स्पाइनल लिगामेंट. ठीक है? नॉट इन द बोन बट इन दिस, ये जो दो वर्टिब्रा के बीच में यहाँ पे जो लिगामेंट होगा, स्पाइनल लिगामेंट के अंदर हमें बोनी ग्रोथ दिखने लगेगी. दैट इज नोन एज सिंडेस्मोफाइट. दिस इज ऑल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सोरियाटिक आर्थराइटिस. ठीक है? सिंडेस्मोफाइट्स. सो दिस वाज अबाउट द सोरियाटिक आर्थराइटिस, जहां पे हमने देखा कि ज्यादातर डीआईपी इन्वॉल्व होता है, HLA-B27 इफेक्टेड होता है, सिमेट्रिकल जॉइंट इफेक्टेड होते हैं, ऑलिगोआर्थराइटिस मतलब 4 या 4 से कम, पिटिंग ऑफ द नेल्स दिखता है, अर्थराइटिस म्यूटिलेंस दिखता है, उसके अलावा सोरियाटिक स्पॉन्डिलाइटिस दिखता है, जिसमें हमें जब एक्सरे वगैरह कराएंगे तो डेक्टिलाइटिस यानी सॉसेज शेपेड डिजिट्स दिखेंगी, पेंसिल इन कप डिफॉर्मिटी दिख सकती है, ESR रेज्ड होता है, बट RA फैक्टर और CCP नेगेटिव होता है. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज सीरो नेगेटिव अर्थराइटिस. ठीक है? सो दिस वाज अबाउट द सोरियाटिक अर्थराइटिस. फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है दैट इज सिस्टमिक स्क्लेरोसिस. ठीक है? सिस्टमिक स्क्लेरोसिस. Now let us see what is this. Systemic sclerosis is also an autoimmune disease. ठीक है? Systemic sclerosis भी एक autoimmune disease होती है. ठीक है? So coming to the next topic, that is systemic sclerosis, which is also an autoimmune disease, which is affecting skin as well as other area. जो सिस्टमिक स्क्लेरोसिस होता है वो स्किन को भी इफेक्ट करता है और दूसरे एरियाज को भी इफेक्ट करता है. लेट अस सी कौन कौन से एरियाज को इफेक्ट करता है. But very important thing in systemic sclerosis is it is of two type. It is of two type, limited and diffuse. Limited cutaneous and diffuse systemic sclerosis. दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है? We will study in the upcoming slide. ठीक है? So there are two types of systemic sclerosis, that is limited cutaneous and diffuse systemic sclerosis. This is also an autoimmune disease जो कि स्किन को भी इफेक्ट करती है और दूसरे एरियाज को भी इफेक्ट करती है. नाउ ये जो लिमिटेड क्यूटेनियस वाला जो टाइप है सिस्टमिक स्क्लेरोसिस में, जो लिमिटेड क्यूटेनियस वाला जो टाइप होता है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट मैनिफेस्टेशन होता है जो एग्जाम में बहुत बार आता है, दैट इज क्रेस्ट सिंड्रोम. ठीक है? One of the manifestation of systemic sclerosis, which is limited cutaneous, जो एक टाइप है systemic sclerosis का, इस limited cutaneous वाली वेराइटी में हमें दिखता है क्रेस्ट सिंड्रोम. क्रेस्ट सिंड्रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? कैल्सिनोसिस यानी कि डिपॉजिट ऑफ कैल्शियम इन द स्किन, रेनॉल्ड्स फिनोमिना, ईसोफेगल डिसफंक्शन, स्क्लेरोडक्टाइली एंड टेलिंगडिक्टेशिया यानी कि डायलेटेशन ऑफ द कैपिलरीज अराउंड द स्किन. So this is the thing which is seen in limited cutaneous type of scleroderma, जिसमें स्किन के अंदर कैल्शियम डिपॉजिट हो जाएगा, रेनॉल्ड्स फिनोमिना हो जाएगा. वी ऑल नो रेनॉल्ड्स फिनोमिना में क्या होता है? पैलर होता है, फॉलोड बाय द पेलनेस, फॉलोड बाय साइनोसिस, फॉलोड बाय रेडनेस. तो रेनॉल्ड्स फिनोमिना देखिएगा, जिसमें क्यों होगा रेनॉल्ड्स फिनोमिना? जब भी कोल्ड वेदर या फिर स्ट्रेस से एक्सपोजर होगा तो पेशेंट विल सफर फ्रॉम स्पैज्म ऑफ द ब्लड वेसल. ईसोफेगल डिसमोटिलिटी, एसिड रिफ्लक्स वाली प्रॉब्लम होगी, ईसोफेगस जो है ढंग से मूव नहीं कर पाएगा तो डाइजेशन प्रॉब्लम होगी. स्क्लेरोडक्टाइली मतलब टाइटनिंग ऑफ द फिंगर्स, टाइटनिंग ऑफ द स्किन एंड फिंगर्स. ठीक है? ये दिखेगा. उसके अलावा डायलिटेशन ऑफ द कैपिलरीज. ठीक है? स्पेशली अराउंड द फेस, अराउंड द स्किन, that is known as telangiectasia.
ये जो मैनिफेस्टेशन होता है क्रेस्ट सिंड्रोम, ये सिर्फ लिमिटेड क्यूटेनियस वाले वेराइटी के मैनिफेस्टेशन होता है। तो क्रेस्ट सिंड्रोम इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिमिटेड क्यूटेनियस टाइप ऑफ सिस्टमिक स्क्लेरोसिस। ठीक है। अच्छा, नाउ पॉइंट इज, अगर क्रेस्ट सिंड्रोम हो गया, उसके साथ साथ में लंग इन्वॉल्व हो गया, सीवीएस इन्वॉल्व हो गया, किडनी इन्वॉल्व हो गई। लंग में हमारा पल्मोनरी हाइपरटेंशन होना, फाइब्रोसिस होना, किडनी में ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस होना, रीनल क्राइसिस होना, कार्डियोवास्कुलर में हाइपरटेंशन और कोरोनरी आर्टरी डिजीज होना। अगर क्रेस्ट सिंड्रोम के साथ साथ सीवीएस, लंग और किडनी इफेक्ट हो गई, उसको हम लोग बोलेंगे डिफ्यूज क्यूटेनियस सिस्टमिक स्क्लेरोसिस। सो द डिफरेंस बिटवीन, नाम से ही पता लग रहा है, लिमिटेड क्यूटेनियस मतलब जो स्किन तक ही ज्यादातर रह रही है, लेकिन अगर उसके साथ में बहुत ज्यादा लंग इन्वॉल्व हो रहा है, हार्ट इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है, तो दैट इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ डिफ्यूज सिस्टमिक स्क्लेरोसिस। ठीक है। नाउ लेट अस सी द डिफरेंस बिटवीन, लिमिटेड क्यूटेनियस स्क्लेरोसिस एंड डिफ्यूज सिस्टमिक स्क्लेरोसिस। इन दोनों का बीच का जो डिफरेंस है वो हम अच्छे से देखते हैं। ठीक है। ओके। नाउ अगर हमें ये याद करना है कि डिफ्यूज के क्या क्या फीचर्स होंगे और लिमिटेड के क्या क्या फीचर होंगे, स्पेशली स्किन में, किस में हमें डिजिटल इस्चीमिया मिलेगा, किस में हमें पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन मिलेगा, कौन से वाली वैरायटी में, किस में हमें इंटरस्टिशियल लंग डिजीज मिलेगा, किस में हमें कैल्सिनोसिस मिलेगा। ठीक है। अगर हमें पता लगाना है कि किसमें कौन सा वाला मैनिफेस्टेशन मिलता है, तो उसके लिए पहले हमें एक पैथोलॉजी हमें याद करनी पड़ेगी, दैट इज एंडोथेलियल इंजरी। एक्चुअली जब ये सिस्टमिक स्क्लेरोसिस होता है, क्यों होता है, इसका पैथोजेनेसिस क्या होता है? पहले इसमें एंडोथेलियल इंजरी होता है। ठीक है। एंडोथेलियल इंजरी मतलब जो ब्लड वेसल की एंडोथेलियल लाइनिंग है उसकी इंजरी होता है। इट इज फॉलोड बाय इस्चीमिया, इस्चीमिया इज फॉलोड बाय फाइब्रोसिस। ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें, एक मिनट, पैथोफिजियोलॉजी की, जो कि स्क्लेरोडर्मा या सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस की जो पैथोफिजियोलॉजी होती है, हमें पहले कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए, उनके फीचर्स को डिफरेंशिएट करने के लिए, कि व्हाट इज द पैथोलॉजी। तो अगर हम पैथोलॉजी की बात करें स्क्लेरोडर्मा की, तो पहले याद रखना कि एंडोथेलियल इंजरी होती है। एंडोथेलियल इंजरी इज फॉलोड बाय इस्चेमिक या इस्चीमिया। ठीक है। इस्चीमिया विच इज फॉलोड बाय फाइब्रोसिस। ये एक मेजर पैथोफिजियोलॉजी है स्क्लेरोडर्मा की। ठीक है, सिस्टमिक स्क्लेरोसिस की। अब ये चीज याद रखना, जो लिमिटेड क्यूटेनियस, अभी मैंने बताया था कि यहाँ पे दो तरह की होती है, एक होता है लिमिटेड, एक होता है डिफ्यूज। जो लिमिटेड क्यूटेनियस वाले होते हैं उसका मेन पैथोलॉजी होता है एंडोथेलियल इंजरी, और जो डिफ्यूज वाले होते हैं उसका मेन पैथोलॉजी होता है फाइब्रोसिस। ठीक है, मेन पैथोलॉजी होता है फाइब्रोसिस। नाउ लेट अस सी द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। स्किन की बात करें, स्किन इन्वॉल्वमेंट दोनों में होगा, लिमिटेड वाले में डिफ्यूज वाले में, स्किन दोनों में इन्वॉल्व होगी। ठीक है। बट डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जो स्किन इन्वॉल्वमेंट होती है, ठीक है, यहाँ पे स्किन इन्वॉल्वमेंट होती है, इट इज रिस्ट्रिक्टेड अप टू एल्बो और अप टू नी। मतलब जो स्किन इन्वॉल्व होगी वो बस नी और एल्बो तक इफेक्ट होगी। बट इन डिफ्यूज सिस्टमिक स्क्लेरोसिस अगर स्किन इन्वॉल्व हो रही है, दैट विल एक्सटेंड बियॉन्ड एल्बो एंड नी। डिफ्यूज वाले में स्किन जो होगी वो इन्वॉल्व होगी, जो कि एल्बो और नी से भी ऊपर एक्सटेंड कर जाएगी। बट लिमिटेड वाले में इट इज लिमिटेड टू एल्बो एंड नी। ठीक है, उससे ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होगी। ठीक।
इसके अंदर स्किन टाइटनिंग इज अ वेरी कैरेक्टरिस्टिक, डिफ्यूज वाले में स्किन टाइटनिंग बहुत कैरेक्टरिस्टिक रहता है। क्यों स्किन टाइटनिंग बहुत कैरेक्टरिस्टिक रहेगा? कैन एनीबडी टेल मी why skin tightening is characteristic is one of the important feature of diffuse systemic sclerosis? फाइब्रोसिस Because क्योंकि हो रही है। या एग्जैक्टली बिकॉज आप पैथोलॉजी को देखो, क्योंकि इसमें फाइब्रोसिस बहुत ज्यादा हो रहा है इसलिए स्किन टाइटनिंग डिफ्यूज वाले में ज्यादा होगी। ठीक है, और वो पूरा अबव एल्बो एंड अबव नी इन्वॉल्व करेगी। ठीक है, फिर आप पैथोलॉजी को ध्यान में रखते हुए मुझे बोलो कि कौन से वाले में, लिमिटेड वाले में या डिफ्यूज वाले में डिजिटल इस्चीमिया कौन से वाले में दिखेगा ज्यादा, मोर कॉमन? लिमिटेड वाले में दिखेगा या डिफ्यूज वाले में दिखेगा डिजिटल इस्चीमिया? मतलब जो डिजिट्स होती हैं हमारी, जो फिंगर्स होती है, वहां पे ब्लड नहीं जा रहा है, वहां पे इस्चीमिया हो जा रहा है। ये कौन से वाले में दिखेगा, लिमिटेड वाले में या डिफ्यूज वाले में? पैथोलॉजी को देख के बताओ। लिमिटेड में। यस, क्योंकि लिमिटेड में मेन क्या हो रहा है, एंडोथेलियल इंजरी, ब्लड वेसल में इंजरी हो रही है। तो डिजिटल इस्चीमिया ज्यादा हमें किसमें मिलेगा, लिमिटेड वाले में ज्यादा मिलेगा चांसेस। फिर पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन किसमें मिलेगा? पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन किसमें मिलेगा, किसमें मोर कॉमन होगी? डिफ्यूज लिमिटेड सिस्टम। वाले डिफ्यूज लिमिटेड लिमिटेड वाले में, क्योंकि इसमें भी एंडोथेलियल इंजरी हो रही है। पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन भी ज्यादातर लिमिटेड वाले में होती है क्योंकि इसमें भी एंडोथेलियल इंजरी हो रही है। जहां भी आर्टरीज का इन्वॉल्वमेंट है, थिंक ऑफ अ लिमिटेड क्यूटेनियस वन। ठीक है, डिजिटल अल्सर किसमें मिलेंगे, लिमिटेड वाले में या डिफ्यूज वाले में? लिमिटेड। यस। डिफ्यूज में। नहीं नहीं, डिजिटल अल्सर। अल्सर क्यों होता है? मान लो किसी का स्टीम। इस्चीमिया हो गया है ना, उसके बाद अल्सर हो जाएगा उस एरिया में। सो क्योंकि ब्लड वेसल इफेक्टेड है, तो डिजिटल अल्सर इज मोर कॉमन इन लिमिटेड वन। ठीक है, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज वो किस में कॉमन होगी, लिमिटेड वाले में या डिफ्यूज वाले में? इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, दिस इज ऑल्सो नोन एज रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज, किस में कॉमन होगी, लिमिटेड में या डिफ्यूज में? डिफ्यूज में। यस, क्योंकि इसमें फाइब्रोसिस हो रहा है। राइट, इसमें फाइब्रोसिस हो रहा है इसलिए डिफ्यूज में। कैल्सिनोसिस किस में मिलेगा? डिफ्यूज में। नहीं, कैल्सिनोसिस किस में मिलेगा, लिमिटेड। लिमिटेड में। क्यों? क्यों अभी मैंने बताया था, क्रेस्ट सिंड्रोम विच इज सीन इन लिमिटेड, कैल्सिनोसिस यानी कि कैल्शियम डिपॉजिट इन द स्किन। ठीक, सो कैल्सिनोसिस इज मोर कॉमन इन लिमिटेड वन। ठीक है, सो अगर हमें पैथोलॉजी याद है तो हम लोग बता पाएंगे कि कौन सी चीज लिमिटेड में होती है और कौन सी चीज डिफ्यूज वाले में होती है। ठीक है, सिंपल सा याद रखना है, यू हैव टू रिमेम्बर द पैथोलॉजी, देन वी कैन इजीली कोरिलेट दिस थिंग। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें कौन कौन सी एंटीबॉडीज इसमें मिलती है, तो ज्यादातर एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी मिलती है, एंटी सेंट्रोमियर एंटीबॉडी मिलती है हमारे लिमिटेड वाले में, और डिफ्यूज वाले में एंटी SCL70 वाली मिलती है। ठीक है, सो दीज आर द एंटीबॉडीज विच इज फाइन वी कैन फाइंड इन स्क्लेरोडर्मा और सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस। ठीक है, नाउ लेट अस सी सम क्वेश्चंस, देख लेते हैं इससे रिलेटेड। ऑल of the following are features of systemic sclerosis या scleroderma, जो भी नाम दे, एक्सेप्ट, इनमें से कौन सा फीचर नहीं है? ठीक है, एक्सेप्ट dysphagia, Raynaud's phenomena, skin contracture, calcification of long bones।
इनमें से कौन सा स्क्लेरोडर्मा का फीचर नहीं है? dysphagia, ओके, और कोई? लॉन्ग बोन्स। यस, वेरी गुड, करेक्ट। किसने बोला? मैम ओके सब। सरोज, ओके फाइन। सो दिस इज द करेक्ट वन। कैल्सिफिकेशन ऑफ द स्किन होता है, लॉन्ग बोन्स नहीं। और डिस्फेजिया तो हो गई, यहाँ देखो, अगर हम क्रेस्ट सिंड्रोम की बात करें, इसमें ईसोफेगल डिसफंक्शन है। अगर ईसोफेगस डिसफंक्शन है तो डिस्फेजिया तो मिलेगा ही पेशेंट, ठीक है। सो द थिंग विच इज नॉट सीन इन स्क्लेरोडर्मा इज कैल्सिफिकेशन ऑफ अ लॉन्ग बोन, ठीक है, कैल्सिफिकेशन ऑफ अ लॉन्ग। और किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है आपके? 35 year old lady complains of dysphagia, then Raynaud's phenomena and sclerodactyly, ठीक है। A 35-year lady complains of Raynaud's phenomena, dysphagia and sclerodactyly, ठीक। इन्वेस्टिगेशन शोस एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन में हमें एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी मिला, ठीक है। सो व्हाट विल बी द डायग्नोसिस? ऑप्शन इज एसएलई, ठीक। इन्वेस्टिगेशन में हमें मिल गया एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, तो व्हाट इज द डायग्नोसिस? एसएलई, सिस्टमिक स्क्लेरोसिस, मिक्स कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर, और रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ठीक है। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। हाँ, व्हाट विल बी द systemic डायग्नोसिस? sclerosis. राइट राइट, ठीक है। सो जस्ट बिकॉज अभी अभी हमने पढ़ा है तो दैट इज वेरी इजी क्वेश्चन, पर जब एग्जाम में आएगा वी विल बी कंफ्यूज, हो सकता है मिक्स कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर हो सकता है एसएलई हो, क्योंकि एसएलई में भी ऐसा ही मिलता है, ठीक है। बट एसएलई में क्या होता है, रेनॉल्ड्स फिनोमेना इतना नहीं मिलेगा आपको। और ये स्क्लेरोडक्टाइली, ये जो कॉन्ट्रैक्चर ऑफ द स्किन है, ये भी आपको ज्यादातर स्क्लेरोडर्मा में मिलेगा, एसएलई में नहीं मिलेगा। तो ये चीज आपको थोड़ा रिमेम्बर करना होगा, ठीक है, ध्यान रखना होगा क्या क्या फीचर दे रखे। एएनए दोनों में मिलता है, एसएलई में भी मिलता है, सिस्टमिक स्क्लेरोसिस में भी मिलता है, ठीक है। सो द पॉइंट इज डिस्फेजिया मिलना, रेनॉल्ड्स फिनोमेनन, स्क्लेरोडक्टाइली, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिस्टमिक स्क्लेरोसिस, ओके। अच्छा, एक क्वेश्चन है, इन केस ऑफ लिमिटेड क्यूटेनियस एंड इन केस ऑफ डिफ्यूज, रेनॉल्ड्स फिनोमिना कब होता है? रेनॉल्ड्स फिनोमिना पहले होता है, रेनॉल्ड्स फिनोमिना साथ में होता है, क्या होता है? लिमिटेड क्यूटेनियस में रेनॉल्ड्स फिनोमिना साथ में होता है, या रेनॉल्ड्स फिनोमिना बहुत पहले होने लग जाता है, बाद में स्किन मैनिफेस्टेशंस आते हैं? इन केस ऑफ लिमिटेड क्यूटेनियस, व्हाट डू यू थिंक? पहली बात, रेनॉल्ड्स फिनोमिना होता क्या है? कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज रेनॉल्ड्स फिनोमिना? What is Raynaud's phenomena? You can write in the chat box. Spasm of What is, the small blood vessels. yes, which causes, because of the spasm of the small blood vessels, इससे क्या होगा? ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगी, स्टीमिया वाली कंडीशन। राइट, जिसकी क्यों होता है? पहली बात, कोल्ड या स्ट्रेस की वजह से होगा। यस। कोल्ड या स्ट्रेस की वजह से ब्लड वेसल्स में ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा, स्पैज्म हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या मैनिफेस्टेशन दिखेगा?
कंडीशन मिलेगा मतलब पैलर, साइनोसिस एंड रेडनेस। ठीक है, पहले पैलर होगा, फिर साइनोसिस होगा, फिर रेडनेस होगा हमारी यूजुअली फिंगर्स में। ठीक, सो ये जो रेनॉल्ड्स फिनोमिना है, दिस इज इंपॉर्टेंट, इट प्रीसीड्स रेनॉल्ड्स फिनोमिना, इट प्रीसीड्स लिमिटेड क्यूटेनियस। मतलब रेनॉल्ड्स फिनोमिना पहले होगा, फॉलोड बाय द स्किन मैनिफेस्टेशन रहेगा, एल्बो और नी जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट होगा, वो बाद में जाके। ठीक है, बट इन केस ऑफ डिफ्यूज सिस्टमिक स्क्लेरोसिस, रेनॉल्ड्स फिनोमिना और जो स्किन मैनिफेस्टेशन होता है वो साथ साथ में आ सकते हैं। ठीक है, बट इन केस ऑफ लिमिटेड, रेनॉल्ड्स फिनोमिना पहले होगा, फॉलोड बाय द एल्बो और नी जॉइंट का जो इन्वॉल्वमेंट होगा, जो स्किन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, वो बाद में हो रहा है। पहले रेनॉल्ड्स फिनोमिना बहुत सालों सालों से पेशेंट कंप्लेन करेगा। ठीक है, सो रेनॉल्ड्स फिनोमिना प्रीसीड्स द स्किन मैनिफेस्टेशन इन केस ऑफ लिमिटेड क्यूटेनियस सिस्टमिक स्क्लेरोसिस। ठीक, ये थोड़ा सा याद रखना है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो इसी से मिलता जुलता टॉपिक है, जो होता है हमारा एसएलई। ठीक है, सिस्टमिक ल्यूपस इरिथ्रोमेटोसिस, दिस इज ऑल्सो एन ऑटो इम्यून डिजीज। ठीक है, सो बिकॉज आज हमारा टॉपिक है ऑटो इम्यून डिजीजेस, सो वन मोर टॉपिक विच इज ऑल्सो एन ऑटो इम्यून डिजीज, दैट इज एसएलई। सो अगर हम एसएलई की बात करें, ठीक है, ये जो एसएलई होता है ज्यादातर किस में होता है, फीमेल में होता है, एज कंपेयर टू द मेल इट इज मोर इन फीमेल। ठीक है, फीमेल में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द मेल। कौन सी एज ग्रुप में ज्यादातर कॉमन होता है, 20 to 50 ईयर्स की एज ग्रुप में ज्यादातर कॉमन होता है। एंड दिस इज ऑल्सो एन ऑटो इम्यून डिजीज, दिस इज ऑल्सो एन ऑटो इम्यून डिजीज। अगर हम इसके पैथोलॉजी की बात करें, किस तरह से ये डिजीज होती है, व्हाट इज द पैथोलॉजी। सो देर आर थ्री थिंग्स विच आर इन्वॉल्व, एक्चुअली दिस इज अ मल्टीफैक्टोरियल डिजीज, मल्टीफैक्टोरियल डिजीज, जहां पे तीन चीजें इन्वॉल्व होती है। एक है हमारा जीन्स, जेनेटिक फैक्टर, एक है हमारा इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर, और एक है हमारा एनवायरमेंटल फैक्टर। इन तीनों के इंटरप्ले की वजह से एसएलई डिजीज होती है। नाउ व्हाट इज द जीन, कौन सा एचएलए जो मोस्ट कॉमन इन्वॉल्वमेंट होता है एसएलई में, कौन सा जीन है जो मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होता है एसएलई में, कौन सा एचएलए है जो एसएलई में कॉमनली इन्वॉल्व होता है। जैसे हमने सोरियाटिक में पढ़ा था, एचएलए B27 इन्वॉल्व होता है। अगर हम एसएलई की बात करें, विच एचएलए इज मोस्ट कॉमन इन्वॉल्व इन केस ऑफ एसएलई, एचएलए DQ। ठीक है, याद रखना, HLA DQ is most commonly is the gene which is responsible for causing SLE। ठीक है, जेनेटिक में HLA DQ इन्वॉल्व होता है। और कौन सा जीन होता है which is responsible, that is TREX1। ठीक है, HLA DQ इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है, TREX1 इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है। ठीक है, तो these are the two genes which are involved in the pathology of SLE। इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर की बात करें, inappropriate activation of B cell, inappropriate activation of B cell। ठीक है, inappropriate activation of B cell is responsible for pathogenesis of SLE। ठीक है, for pathogenesis of SLE due to nuclear antigen। due to nuclear antigen। then एनवायरमेंटल फैक्टर की अगर हम लोग बात करें, ठीक, तो इसमें सम इन्फेक्शंस लाइक EBV, इबोला वायरस। ठीक है, इबोला वायरस जो क्या करते, दे ट्रिगर द डैमेज ऑफ द सेल, दे ट्रिगर द डैमेज ऑफ द सेल। अल्टीमेटली हमारे जो न्यूक्लिक एसिड है वो रिलीज हो जाते हैं, वो बिकॉज सेल डैमेज हो जाएगा तो हमारे जो न्यूक्लिक एसिड है बाहर आ जाएंगे, उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाती है। So because of this thing, the very important characteristic feature which we see, the very important antibody which we see in SLE patient is anti-nuclear antibody।
बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर डैमेज उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाती है, उसके अगेंस्ट बी सेल एक्टिवेशन हो जाता है, तो यहाँ पे हमें एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी मिलती है SLE के अंदर. So this is the main pathogenesis. HLA-DQ TREX1 gene is responsible. दूसरा चीज एनवायरमेंटल फैक्टर्स लाइक इबोला वायरस इन्फेक्शन इज रिस्पॉन्सिबल, जो कि डैमेज कर रहा है DNA को, जो कि डैमेज कर रहा है सेल को, जो जिसकी वजह से अल्टीमेटली इनअप्रोप्रिएटली बी सेल एक्टिवेशन हो रहा है और एंटीबॉडीज बन रही है हमारी न्यूक्लिक एसिड के अगेंस्ट. सो दैट इज व्हाई वी कैन सी ANA एंटीबॉडी इन केस ऑफ SLE. ANA एंटीबॉडीज इन केस ऑफ SLE. अच्छा, अगर SLE का पेशेंट हमारे पास आता है, अगर पूछा जाएगा most common clinical feature that has highest prevalence over the entire course of the disease. अगर पूछा जाएगा which of the clinical feature has highest prevalence over entire course of disease. ठीक, कौन सा ऐसा मैनिफेस्टेशन है जिसका हाईएस्ट प्रिवलेंस होता है SLE पेशेंट के अंदर? ठीक है, ऑप्शन इज मस्क्यूलो स्केलेटल मैनिफेस्टेशन यानी कि अर्थराइटिस वगैरह, क्यूटेनियस मैनिफेस्टेशन, हेमाटोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन, या फिर न्यूरैल्जिक मैनिफेस्टेशन. कौन सा मैनिफेस्टेशन जो मोस्ट कॉमन और लाइफ लॉन्ग हमें पेशेंट में मिलेगा? मस्कुलोस्केलेटल, क्यूटेनियस, हेमाटोलॉजिकल या न्यूरैल्जिक मैनिफेस्टेशन? व्हाट डू यू थिंक इन केस ऑफ SLE पेशेंट? बिकॉज ये जो SLE जो पेशेंट रहेंगे, हमारा मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट होगा, किडनी भी इन्वॉल्व होगी, ब्लड भी इन्वॉल्व होगा, CNS भी होगा, सब कुछ इन्वॉल्व होगा. अभी हम लोग देखेंगे क्या क्या क्लिनिकल फीचर होते हैं. अर्थराइटिस भी होगा, जॉइंट पेन भी होगा, स्किन भी इन्वॉल्व होगी. बट सबसे ज्यादा प्रेवलेंस कौन से सिम्टम्स का होते हैं? Any idea? You can write in the chat box. Neuralgic, ma'am. हाँ, Neuralgic. okay. Neuralgic. Any other? और कोई? क्यूटेनियस. Okay, okay. Well, the answer will be musculoskeletal. Let us see first what are the clinical features of SLE. फिर हम लोग देखेंगे कि क्या हमें सबसे ज्यादा मिलता है. अगर हमें SLE के डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया याद करना है, क्या क्या डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है, तो एक निमोनिक है, दैट इज सोप ब्रेन MD. ठीक है, सोप ब्रेन MD. ठीक है, जब हम सोप से ब्रेन को धोएंगे तो ही MD मिलेगा. ठीक है, इस तरह से याद रख लेना. सो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ऑफ SLE इज सोप ब्रेन MD. नाउ व्हाट इज S स्टैंड फॉर? तो इन केस ऑफ, बिकॉज सिस्टमिक, ओके, सो इन केस ऑफ SLE, बिकॉज पूरा मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, हार्ट भी इन्वॉल्व हो रहा है, स्किन भी इन्वॉल्वमेंट हो रही है, जॉइंट भी इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, माउथ भी इन्वॉल्व हो रहा है, हर चीज इन्वॉल्व होगी. तो लेट अस सी क्या क्या मैनिफेस्टेशन मिलता है. S मतलब सेरोसाइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ द प्लूरा एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द पेरिकार्डियम. प्लूराइटिस एंड पेरिकार्डाइटिस इज सीन इन SLE. सो ठीक है, S. और क्या मिलेगा? ओरल अल्सर. ओरल अल्सर मिलते हैं. ठीक है, और क्या मिलेगा? A से अर्थराइटिस. बट कैन एनीबडी टेल मी, SLE का अर्थराइटिस इरोसिव होता है या नॉन इरोसिव, मतलब डिस्ट्रक्टिव होता है या नॉन डिस्ट्रक्टिव? Arthritis of SLE is erosive or non-erosive? What do you think? Non-erosive. Yes, yes. So arthritis of SLE is non-erosive. ये again एक question आता है, ठीक है, कि non-erosive arthritis it's seen in SLE, RA, OA, इस तरह से ऑप्शन दे देगा. So non-erosive arthritis is seen in SLE. मतलब इरोजन नहीं होता है जॉइंट्स में. ठीक. P से, सोप में P से होता है फोटोसेंसिटिविटी.
ठीक है। फोटो सेंसिटिविटी मतलब लाइट की वजह से पूरी स्किन मैनिफेस्टेशन रहेगी, सनलाइट में जैसे ही पेशेंट जाएगा स्किन की मैनिफेस्टेशन रहेगी। ठीक है। सो एक तो हमें याद रखना है सोप, दैट इज सेरोसाइटिस, ओरल अल्सर्स, अर्थराइटिस एंड फोटोसेंसिटिविटी। फिर हमें याद रखना है ब्रेन। ब्रेन का फुल फॉर्म क्या होता है? बी मतलब ब्लड। ब्लड में हमें क्या दिखेगा? WBC, RBC और प्लेटलेट्स सब कम हो जाएंगे, दे विल बी पैनसाइटोपिनिया। ठीक है, ब्लड में WBC, RBC और प्लेटलेट सब कम हो जाएंगे, पैनसाइटोपिनिया। आर से हमारा होता है रीनल मैनिफेस्टेशन, यानी लूपस नेफ्राइटिस मिलता है पेशेंट में, लूपस नेफ्राइटिस। ठीक। देन ए मतलब एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी पॉजिटिव, अभी बताया था इसके पैथोलॉजी में कि इसके अंदर न्यूक्लियस के अगेंस्ट एंटीबॉडी मिलती है, तो ANA पॉजिटिव होता है। ठीक है। देन आई मतलब एंटीबॉडीज, इम्यूनोलॉजिकल रेस्पॉन्स, एंटीबॉडीज लाइक एंटी डबल स्टैंडर्ड DNA एंटीबॉडी एंड एंटी स्मिथ एंटीबॉडी। ठीक है। क्या क्या इम्यूनोलॉजिकल फीचर दिखेंगे? एंटी डबल स्टैंडर्ड DNA प्लस एंटी स्मिथ एंटीबॉडी। एम से क्या मिलेगा? एम से क्या मिलेगा? उससे पहले एन से हमें मिलेगा न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन। न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन जैसे कि हमारा साइकोसिस, सीजर, ये सब मिलेगा। सो एस से हो गया सेरोसाइटिस, ओ से हो गया ओरल अल्सर, ए से हो गया अर्थराइटिस, पी से हो गया फोटोसेंसिटिविटी, बी से हो गया हमारा ब्लड जिसमें सारे सेल्स का काउंट डिक्रीज हो जाएगा, आर से हो गया लूपस नेफ्राइटिस, ए से हो गया एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, आई से इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स लाइक एंटी डबल स्टैंडर्ड DNA और एंटी स्मिथ एंटीबॉडी, एन से हो गया न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन लाइक साइकोसिस एंड सीजर। उसके अलावा MD मतलब मैलर रैश यानी कि बटरफ्लाई रैश दिखेगा और डिस्कॉइड रैश दिखेगा, मैलर रैश और डिस्कॉइड रैश। ना वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ये जो मैलर रैश होता है वो देख सकते हो इस तरह से बटरफ्लाई शेपेड होता है, मतलब चीक्स में मिल रहा है, नोज में मिल रहा है, आईज के नीचे मिल रहा है। ठीक है। लेकिन कभी भी ये जो नेजोलेबियल फोल्ड होता है यहाँ पे नहीं मिलेगा। दिस मैलर रैश इज rarely found or usually not found in the nasolabial fold। ये क्वेश्चन आता है कि मैलर रैश जो है हमारा चीक्स में मिल रहा है, नोज में मिल रहा है, अंडर द आईज मिल रहा है, लेकिन नेजोलेबियल फोल्ड में नहीं मिलता है। ठीक, ये हमें याद रखना होगा। सो दिस इज द मैनिफेस्टेशन विच इज सीन इन SLE। तो क्या अगर हमारे पास SLE का पेशेंट आएगा, क्या ये 11 के 11 डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होने कंपलसरी है? व्हाट डू यू थिंक? क्या सारे 11 के 11 मैनिफेस्टेशन पेशेंट हमारे पास लेके आएगा जो भी SLE के पेशेंट है? नो मैम। No. सो आउट ऑफ 11 कितना क्राइटेरिया मिनिमम है कि इतना तो होना ही चाहिए? 5. ओके, इट इज 4 और मोर देन 4, मिनिमम 4 क्राइटेरिया। ठीक है, और उससे ज्यादा तो हो ही सकते, तो मिनिमम 4 क्राइटेरिया जरूरी है, तभी हम उसको डायग्नोस कर आउट ऑफ 11 टू डायग्नोस SLE। अब इस मिनिमम 4 में भी डेफिनेटली एक क्लिनिकल क्राइटेरिया होना चाहिए, एक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होना चाहिए और एक इम्यूनोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन होना चाहिए, कंपलसरी है। इम्यूनोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन मतलब एंटी डबल स्टैंडर्ड DNA पॉजिटिव होना, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी पॉजिटिव होना, या फिर एंटी स्मिथ एंटीबॉडी पॉजिटिव होना। तो एक इम्यूनोलॉजिकल फीचर पॉजिटिव होना चाहिए इन 4 में से, और एक क्लिनिकल फीचर तो पॉजिटिव होना चाहिए, बाकी एक्स्ट्रा कुछ भी हो सकता है। ठीक है। सो मिनिमम 4 क्राइटेरिया आउट ऑफ 11 इज कंपलसरी फॉर डायग्नोसिस। ठीक है। सो दिस इज द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया इन केस ऑफ SLE। अच्छा, हैव यू एवर heard the term that is known as shrinking lung syndrome? Have you ever heard the term that is known as shrinking lung syndrome? No, ma'am. Okay. सो श्रिंकिंग लंग सिंड्रोम जो होता है वो भी एक SLE का मैनिफेस्टेशन होता है। ठीक है, वो भी एक SLE का मैनिफेस्टेशन होता है जो कि एंटीबॉडी अगेंस्ट डायफ्राम, जो कि एंटीबॉडीज अगेंस्ट डायफ्राम जब बन जाती है और डायफ्रामेटिक पैल्सी हो जाता है,
डायफ्रामेटिक पेल्सी, ठीक है। उसकी वजह से एंटीबॉडीज बन जाएगी डायफ्राम के अगेंस्ट, डायफ्रामेटिक पेल्सी हो जाएगा। और जो राइट साइड ऑफ द लंग है, जो राइट साइड ऑफ द लंग है, वो देखा जाएगा कि एकदम ऊंचा हो जाएगा बिकॉज ऑफ द लाइफ, बिकॉज ऑफ द डायफ्रामेटिक पेल्सी। अगर हम देखेंगे, जो ये राइट साइड ऑफ द लंग है वो इस तरह से ऊंचा हो जाएगा, ऊपर की तरफ खिंच जाएगा, ठीक है। दिस इज नोन एज श्रिंकिंग लंग सिंड्रोम, ठीक है, जहां पे ड्यू टू द डायफ्रामेटिक पेल्सी द लंग विल श्रिंक, विच इज योर मैनिफेस्टेशन ऑफ एसएल। ये क्वेश्चन आता है, विच इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ एसएल, ठीक है। नाउ वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एसएल से आता है, वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट सेंसिटिव, most sensitive investigation for SLE is, most sensitive antibody investigation for SLE is anti-nuclear antibody, anti-Smith antibody, anti-double standard antibody, या फिर एंटी URNP एंटीबॉडी। इनमें से कौन सा मोस्ट सेंसिटिव इन्वेस्टिगेशन है? एंटी न्यूक्लियर, एंटी स्मिथ, एंटी डबल स्टैंडर्ड DNA या एंटी URNP? मोस्ट सेंसिटिव एंटी-DS DNA। डी डबल स्टैंडर्ड DNA। ओके, ओके। नाउ दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज वेरी कंफ्यूजिंग, ठीक है, जहां पे हमारा बहुत सारे डाउट होते हैं। अगर पूछेगा मोस्ट सेंसिटिव इन्वेस्टिगेशन, यू हैव टू टेक एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी। मोस्ट सेंसिटिव इन्वेस्टिगेशन पूछा तो एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टिक करेंगे। बट अगर पूछा मोस्ट स्पेसिफिक, मोस्ट स्पेसिफिक, तो कौन सा टिक करना है इन चारों में से? एंटी-डबल डबल स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड DNA। मोस्ट स्पेसिफिक अगर पूछोगे तो एंटी स्मिथ एंटीबॉडी, ठीक है। मोस्ट सेंसिटिव पूछा तो एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, मोस्ट स्पेसिफिक पूछा तो एंटी स्मिथ एंटीबॉडी। बट अगर क्वेश्चन में पूछा, बट अगर क्वेश्चन में पूछा बेस्ट एंटीबॉडी, बेस्ट एंटीबॉडी फॉर डायग्नोसिस, अगर पूछा क्वेश्चन में बेस्ट एंटीबॉडी फॉर डायग्नोसिस एंड प्रोग्नोसिस, ठीक है, प्रोग्नोसिस मेजर करने के लिए बेस्ट एंटीबॉडी फॉर डायग्नोसिस अगर पूछा, तब क्या आंसर होगा इन चारों में से? तब होगा हमारा एंटी डबल स्टैंडर्ड DNA, क्योंकि एंटी डबल स्टैंडर्ड DNA की स्पेसिफिसिटी भी थोड़ी ज्यादा होती है और सेंसिटिविटी भी थोड़ी ज्यादा होती है, लगभग 90% स्पेसिफिसिटी होती है और सेंसिटिविटी भी ज्यादा होती है। इस वजह से अगर बेस्ट एंटीबॉडी फॉर द डायग्नोसिस पूछेगा तो डबल स्टैंडर्ड DNA बोल रहा है आंसर। बट अगर पूछेगा मोस्ट सेंसिटिव कौन सी होती है, दैट इज एंटी न्यूक्लियर। मोस्ट स्पेसिफिक कौन सी होती है, दैट इज एंटी स्मिथ एंटीबॉडी। नाउ कैन एनीबॉडी टेल मी ये सेंसिटिव और स्पेसिफिक का मतलब क्या है? मोस्ट सेंसिटिव और मोस्ट स्पेसिफिक का मतलब क्या है? ये मैंने PSM में पढ़ाया था, अगर आप लोगों ने ज्वाइन की होगी तो क्लास, सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी। What do you mean by sensitivity and what do you mean by specificity? सेंसिटिविटी मैम इमीडिएट रिएक्शन। अच्छा, और स्पेसिफिसिटी? ये दो टर्म्स PSM में मैंने बताई थी, इफ यू रिमेम्बर। एबिलिटी ऑफ टेस्ट टू डिटेक्ट ट्रू पॉजिटिव, एबिलिटी ऑफ द टेस्ट टू डिटेक्ट
true positive cases is known as sensitivity. Ability of the diagnostic test to detect true negative is known as specificity. ठीक है? कितने ऐसे पेशेंट है जिनका रियली में डिजीज भी है और टेस्ट भी पॉजिटिव आया है, वो होता है सेंसिटिविटी. कितने ऐसे पेशेंट है जो कि रियली नेगेटिव है, जिनका टेस्ट में भी नेगेटिव आया और उनको डिजीज में भी नहीं है, डिजीज असलियत में भी नहीं है और टेस्ट में भी नेगेटिव आया, दैट इज ट्रू नेगेटिव एंड दैट इज द स्पेसिफिसिटी. तो सेंसिटिविटी मतलब एक डायग्नोस्टिक टेस्ट कितना हद तक ट्रूली पॉजिटिव केसेस को डिटेक्ट कर पा रहा है, और स्पेसिफिसिटी मतलब एक डायग्नोस्टिक टेस्ट कितना हद तक ट्रू नेगेटिव केसेस को डिटेक्ट कर पा रहा है. नाउ कैन एनीबॉडी टेल मी ये ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव का मतलब क्या है? ट्रू पॉजिटिव, false positive, true negative और false negative, ये सब टर्म्स का मतलब क्या है? What do you mean by true positive? True positive कौन लोग होते हैं? This I have already taught in the PSM. True positive मतलब टेस्ट भी पॉजिटिव है, सिम्टम्स भी पॉजिटिव. मतलब उस पेशेंट को डिजीज भी है और जब लैब टेस्ट कराया तो भी पॉजिटिव निकला. ठीक है, उसको सच में डिजीज भी है और लैब टेस्ट कराया तो भी पॉजिटिव निकला. फॉल्स पॉजिटिव मतलब डिजीज नहीं है लेकिन लैब टेस्ट पॉजिटिव है. यस, जिनको डिजीज नहीं है लेकिन लैब टेस्ट कराया तो पॉजिटिव निकला. ट्रू नेगेटिव मतलब जिनको डिजीज भी नहीं है और लैब टेस्ट कराया तो नेगेटिव निकला. और फॉल्स नेगेटिव मतलब जिनको डिजीज है बट लैब टेस्ट कराया तो नेगेटिव निकला. नेगेटिव. ठीक है. सो द एबिलिटी ऑफ द टेस्ट टू डिटेक्ट द ट्रू पॉजिटिव, सच में किन लोग को बीमारी है वो होता है सेंसिटिविटी, और सच में किन लोग को बीमारी नहीं है दैट इज ट्रू नेगेटिव, वो होता है स्पेसिफिसिटी. So the most sensitive test is anti-nuclear antibody and most specific test is anti-Smith antibody. ठीक, ये चीज याद रखना है. ओके, क्लियर? ओके, नाउ वन क्वेश्चन. एक क्वेश्चन करते हैं. अकॉर्डिंग टू current guidelines, which of the following is not a manifestation used to diagnose SLE? इनमें से कौन सा ऐसा करंट गाइडलाइन के हिसाब से ऐसा मैनिफेस्टेशन है जो डायग्नोस करने के काम में नहीं आता है SLE को? ऑप्शन ए इज ल्यूकोपीनिया, ऑप्शन बी इज मैलर रैश, ऑप्शन सी इज रेनॉल्ड्स फिनोमिना, ऑप्शन डी इज फोटोसेंसिटिविटी. इनमें से कौन सा डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ऑफ SLE में नहीं आता है? मैम रेनॉल्ड्स फेनोमेना. राइट राइट. ठीक है. सो 11 डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में हमारा रेनॉल्ड्स फिनोमेना था ही नहीं. वी कैन सी है सोप ब्रेन MD में कहीं पे भी रेनॉल्ड्स फिनोमेना नहीं है. ठीक है. सो रेनॉल्ड्स फिनोमेना इज द करेक्ट वन. Then next question. Characteristic feature of SLE is uveitis, joint deformity, polycerositis,
या फिर कैविटेटिंग लीजन इन लंग। पॉलीसेरोसाइटिस। यस, सो यू कैन सी है, पहला ही जो है हमारा सेरोसाइटिस है, यानी प्लूराइटिस, पेरिकार्डाइटिस, बहुत सारा सेरस मेम्ब्रेन का इन्फ्लामेशन। ठीक, सो सेरोसाइटिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैनिफेस्टेशन ऑफ एसएलई। ठीक, पॉलीसेरोसाइटिस इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एसएलई। ठीक है, ओके। फिर इस तरह से आ सकता है कि जॉइंट इरोजन इज नॉट सीन इन एसएलई। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आता है, जॉइंट इरोजन इज नॉट सीन इन एसएलई, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। या इरोसिव अर्थराइटिस इज नॉट सीन इन एसएलई, दिस इज हाउ द क्वेश्चन इज आस्क्ड। ठीक, ओके। नाउ टुडेज लास्ट टॉपिक विल बी फाइब्रोमाइल्जिया। ठीक है, फाइब्रोमाइल्जिया आज का लास्ट टॉपिक है। तो लेट अस सी व्हाट डू यू मीन बाय फाइब्रोमाइल्जिया, क्या होता है। ठीक है, सो कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज फाइब्रोमाइल्जिया, एक शॉर्ट में अगर हम लोग बात करें तो व्हाट डू यू मीन बाय फाइब्रोमाइल्जिया। फाइब्रोमाइल्जिया बेसिकली एक मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर होता है जिसमें क्रॉनिक मस्कुलोस्केलेटल पेन होता है, मतलब हर मसल्स और बोन्स में जा जाके पेन और टेंडरनेस मिलेगा। ठीक है, देयर विल बी क्रॉनिक मस्कुलर पेन बहुत सारी जगह पे, मल्टीपल साइट्स पे। ठीक है, एंड जब हम उस पर प्रेशर देंगे, जब हम उस पर प्रेशर देंगे, कितना प्रेशर देंगे, 4 kg पर मीटर स्क्वायर जितना प्रेशर देंगे तो वहां पे हमें टेंडरनेस मिलेगा। सो fibromyalgia is a chronic musculoskeletal disorder where we can see there will be multiple sites में पेन होगा और टेंडरनेस होगा, मल्टीपल साइट्स में पेन एंड टेंडरनेस। ठीक, अब ये मल्टीपल साइट्स कहाँ कहाँ पे पेन हो सकता है, कहाँ कहाँ पे टेंडरनेस हो सकता है, वो हमारी साइट्स होती है यूजुअली सर्वाइकल रीजन, आप देख सकते हो यहाँ पे सर्वाइकल रीजन में, देन सी मतलब C5 से C7 वाले एरिया में, फिर जो हमारा ट्रेपेजियस मसल है जहां पे हमारा स्कैपुला होता है, यहाँ पे टेंडरनेस मिल सकती है, ऑक्सीपुट एरिया में मिल सकती है टेंडरनेस, देन कमिंग टू द बैक एरिया, देन कमिंग टू द एल्बो एरिया। ठीक, यहाँ पे मिल सकती है हमें, देन नी के अराउंड टेंडरनेस मिल सकती है, देन बटक्स के अराउंड यानी ग्लूटियल रीजन के अराउंड टेंडरनेस मिलती है। तो ये मोस्ट कॉमन साइट्स है जहाँ पे फाइब्रोमाइल्जिया के टेंडर पॉइंट्स हमें मिलेंगे। ठीक है, उसके अलावा कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन सेकंड रिब, वहां पे भी हमें टेंडरनेस मिल सकती है। ठीक है, तो ऑक्सीपुट एरिया में, सर्वाइकल एरिया में, देन एल्बो एरिया में, स्कैपुलर एरिया में, देन ट्रेपेजियस मसल के एरिया में, ग्लूटियल मसल के एरिया में, नी के एरिया में, ये टेंडर पॉइंट्स मिलते हैं स्कैप। ठीक है, इसके मैनिफेस्टेशन क्या क्या हो सकते हैं, इस पेशेंट के अंदर क्या होगा, फैटीग होगा, बहुत ज्यादा थकान की कंप्लेन करेगा, टेंडरनेस और पेन तो मिलेगा ही मिलेगा, मॉर्निंग स्टिफनेस मिलेगी, उसके साथ में नींद ठीक से नहीं आएगी पेशेंट की, देयर विल बी प्रॉब्लम इन द स्लीप विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्लीप प्रॉब्लम्स, उसमें भी कौन सी स्लीप प्रॉब्लम ज्यादातर मिलेगी, कौन सी स्लीप साइकिल ज्यादातर डिस्टर्ब मिलेगी, नॉन आरईएम। ठीक है, देयर आर आरईएम स्टेज, रैपिड आई मूवमेंट स्टेज एंड नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्टेज। तो जो नॉन रैपिड आई मूवमेंट वाली स्टेज होती है वहां पे हमें डिस्टरबेंस मिलती है स्लीप में। ठीक है, उसके अलावा पेशेंट को एंजाइटी होगा, डिप्रेशन होगा, उसके अलावा पेशेंट को मूड डिसऑर्डर्स, कॉग्निटिव डिफिकल्टीज, एंजाइटी, डिप्रेशन, उसके अलावा इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ठीक है, ये सारी चीजें हमें मिल सकती है इन केस ऑफ फाइब्रोमाइल्जिया। ठीक, सो दिस इज अ डिसऑर्डर विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय मस्कुलोस्केलेटल पेन, जहां पे डिफरेंट डिफरेंट साइट्स में पेन होगा, टेंडर स्पॉट्स होगा, उसके साथ में फैटिक रहेगा, कॉग्निटिव प्रॉब्लम रहेगा, एंजाइटी रहेगा, डिप्रेशन रहेगा, कॉग्निटिव डिस्फंक्शन रहेगा, नींद ठीक से नहीं आएगी, नॉन आरईएम इफेक्टेड होता है।
नॉन रैपिड आई मूवमेंट वाली स्टेज इफेक्टेड होता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है। क्यों होता है? Why this disease occurs? What is the pathophysiology behind this? This is usually associated with decreased cortisol response. Decreased cortisol response. Check. It is usually associated with decreased cortisol response. It is also associated with decreased serotonin response. बॉडी में कॉर्टिजोल, नॉर्मली क्या होता है, स्ट्रेस के अगेंस्ट कॉर्टिजोल निकलेगा ही निकलेगा, लेकिन इन पेशेंट में कॉर्टिजोल ही नहीं निकल रहा है, इस वजह से मूड चेंजेस आ रहे हैं, बॉडी कोप अप नहीं कर पा रही है, सेरोटोनिन कम से कम निकल रहा है, ठीक है। डिक्रीज ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन अगर कम रिलीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है मसल पेन, मसल स्ट्रेंथ चली जाएगी, ठीक है। So this is the main thing which is responsible, main pathology behind fibromyalgia. ठीक से cortisol नहीं निकल रहा है स्ट्रेस के अगेंस्ट, स्ट्रेस इज एक्साइटिंग फैक्टर फॉर दिस, देन सेरोटोनिन नहीं निकल रहा है जिसकी वजह से स्लीप डिस्टर्ब हो रही है, ग्रोथ हार्मोन बहुत कम निकल रहा है जिसकी वजह से मसल इंपेयरमेंट या मसल प्रॉब्लम हो रही है, मसल में पेन हो रहा है। सो दिस इज अ फाइब्रोमाइल्जिया डिसीज, ठीक। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है, आज के लिए इतना ही। अभी तक जो भी डिजीज पढ़ा है इसमें कोई प्रॉब्लम है, एसएलई हुआ, देन सिस्टमिक स्क्लेरोसिस हुआ, यू कैन आस्क एनी डाउट, सोरियाटिक अर्थराइटिस हमने पढ़ा, ठीक है, फाइब्रोमाइल्जिया हमने पढ़ा। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ हाँ बोलो। मैम श्रिंकिंग लंग सिंड्रोम एक बार प्लीज थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। श्रिंकिंग लंग सिंड्रोम जो होता है, इट इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ एसएलई, ठीक है। इसमें क्या होता है बेसिकली, डायफ्रामेटिक पैल्सी, जो डायफ्राम होता है हमारा, जो कि एब्डोमेन और थोरेक्स को डिवाइड करता है, उसका पैरालिसिस हो जाता है। क्यों? क्योंकि एंटीबॉडीज अगेंस्ट डायफ्राम बन जाती है, उसका पैरालिसिस हो जाएगा तो क्या होगा, जो लंग है वो खींच के नहीं रख पाएगा, वो लंग विल स्टार्ट श्रिंकिंग। तो इस तरह से डायफ्राम जब हम एक्सरे करेंगे इस तरह से उठा हुआ दिखेगा और लंग जो है पूरा श्रिंक हो जाएगा साइज में। सो दिस इज बेसिकली वन ऑफ द मैनिफेस्टेशन ऑफ एसएलई, ठीक है, जहां पे एंटीबॉडीज अगेंस्ट डायफ्राम मिल रही है, डायफ्रामेटिक पैल्सी हो जा रहा है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि एक साइड का लंग जो है वो श्रिंक हो गया है, ठीक है। सो दिस इज नोन एज श्रिंकिंग लंग सिंड्रोम, क्योंकि डायफ्राम पूरा ऊपर की तरफ उठ जाएगा। ओके मैम। और कोई प्रॉब्लम? So I'm ending this class today. We'll continue with the next topic. This is OA, RA and another topic. ठीक है, कुछ कुछ छोटे छोटे टॉपिक बच गए हैं with MCQs in the next class. Okay. ओके मैम।